नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलत और खबरों की शुरुआत करते हैं आदित्यपुर से। जमशेदपुर और सरायकेला सहित पूरे झारखंड में चर्चित आदित्यपुर के जयराम यूथ स्पोर्टिंग क्लब का पंडाल इस वर्ष भी एक नए रूप में दिखेगा। हमेशा से लोगों के आकर्षण का केंद्र रहने वाला जयराम यूथ स्पोर्टिंग क्लब का पंडाल इस वर्ष और भी आकर्षक बनने जा रहा है। संस्था के संस्थापक सह संरक्षक पूर्व विधायक अरविंद सिंह द्वारा भूमि पूजन के साथ मंगलवार को पंडाल निर्माण की शुरुआत की गई। इस वर्ष के पंडाल को लेकर जयराम स्पोर्टिंग क्लब के संरक्षक सह पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने बताया कि इस वर्ष दुर्गा पूजा का पंडाल दक्षिण भारत के एक जर्जर मंदिर का प्रतिरूप होगा, जिसे दिन रात एक कर बंगाल के कारीगरों द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। पंडाल के अंदर का बैकग्राउंड भी काफी आकर्षक होगा। वहीं पंडाल में मां दुर्गा की 3 मूर्तियां स्थापित की जाएगी, जिसमें एक अंदर और 2 बाहर रहेगी। विद्युत सज्जा भी इस वर्ष नए तरीके से होगा, जो मैकेनिक लाइट से रंग बिरंगी रोशनी बिखेरेगी। निश्चित रूप से ये लोगों को आकर्षित करेगी। बताते चले कि दुर्गा पूजा के मौके पर जयराम स्पोर्टिंग क्लब द्वारा निर्मित पूजा पंडाल के आकर्षण व भव्यता को महीनों दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद कारीगरों द्वारा इसे अंतिम रूप दिया जाता है। पंडाल की नक्काशी अद्भुत होती है। पारंपरिक ढंग से निर्मित व चर्चित पंडाल को देखने दूसरे राज्यों के लोग भी बड़ी संख्या में आदित्यपुर पहुंचते हैं। राजस्थान की मंदिर है, पुरानी मंदिर है, थोड़ी जर्जर अवस्था में है, वही लुक दिखाई पड़ेगा। पुरानी मंदिर है तो वो बनाना बहुत कठिन रहता है कि मंदिर को ओल्ड दिखवाते हैं, पुरानी दिखवाते हैं। इस बार माँ की 3 मूर्ति रहेगी, जो पहाड़ में स्थापित 2 मूर्ति है अंदर। मंदिर के पीछे का बैकग्राउंड बहुत सुंदर है। वो काफी अच्छा लगेगा। अंदर का जो काम है वो बहुत घना काम है, वो भी लोगों को अच्छा लगेगा। और मूर्ति 3 दुर्गा माँ की मूर्ति रहेगी, एक अंदर 2 बाहर। टेक्निकल लाइट रहेगा जो लोगों का काफी आकर्षित करेगा। तो इस बार भी जमशेदपुर हम लोगों की यूनिक चीजें देंगे जो लोगों को, जो जयराम यूथ स्पोर्टिंग क्लब का जो उनका दिखाई पड़ेगी, लोगों को आकर्षित करेगा। इधर राजधानी रांची में राजभवन के समीप झारखंड एनएसयूआई द्वारा विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना दिया गया। इस धरना में झारखंड एनएसयूआई से जुड़े स्टूडेंट्स शामिल रहे। धरना दे रहे विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की योग्यता पर सवाल खड़ा किया और कहा कि छात्र हित में ऐसा नहीं होना चाहिए। बताते चले कि झारखंड के 4 विश्वविद्यालयों रांची, धनबाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय और झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की नियुक्ति पर एनएसयूआई ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और कहा कि चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार है। वहीं धरना दे रहे संगठन के रांची जिला अध्यक्ष का कहना है कि चारों विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को हटाने की मांग को लेकर वे लोग राज्यपाल से मिलेंगे। अगर हमारी मांगों पर फिर भी विचार नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। के बैनर तले जो आंदोलन हो रहा है, इसमें छात्रों पर हो रहा है अत्याचार और विश्वविद्यालय में हो रहा है लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें हम लोगों की एक मांगे है कि जो 4 विश्वविद्यालय झारखंड के ओपन यूनिवर्सिटी, श्यामा प्रसाद, रांची यूनिवर्सिटी और पूर्वांचल विश्वविद्यालय का जो वीसी की नियुक्ति हुई है वो पूरी तरह से अवैध है, पूरी तरह से गलत है। रमेश बैस सर जब महामहिम राज्यपाल थे उस टाइम उनकी नियुक्ति हुई थी, क्योंकि वीसी बनने के लिए 10 वर्ष के प्रोफेसर पद पर होना अनिवार्य है, जो कि 10 वर्ष उनका है नहीं। आज उसी का मेन मुद्दा हम लोग का वही है कि उनको उन सभी 4 कुलपति को हटाने की मांग को लेकर आज हम लोग 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। और एक और मज़े की बात है कि बिहार के तर्ज पर जैसा देखा जाए कि बिहार में 6 विश्वविद्यालय थे, तो उसमें 6 सर्च कमेटी बनी, 6 कोऑर्डिनेटर बने। हर एक सर्च कमेटी के लिए, हर एक विश्वविद्यालय के लिए 1 कोऑर्डिनेटर। लेकिन झारखंड में एक ही सर्च कमेटी बनी, एक ही कोऑर्डिनेटर, ये आपका मुकुंद चंद्र नारायण बने, जो कि राज्यपाल सल के ओएसडी थे, और वही नियुक्त किए 4 वीसी को, जो कि सरासर गलत है। वहीं राजधानी रांची में राजभवन के समीप झारखंड राज्य टेट सफल सहायक अध्यापक समन्वय समिति के बैनर तले शिक्षक पात्रता परीक्षा पास और ठेके पर काम कर रहे शिक्षकों ने वेतनमान की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है।
धरने पर बैठे समिति के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि राज्य में सहायक आचार्य की बहाली निकाली गई है। इसके लिए तैयारी की गई नियुक्ति नियमावली पूरी तरह दोषपूर्ण और त्रुटिपूर्ण है, जिसका हम सब विरोध करते हैं। उन्होंने बताया कि महाधिवक्ता का परामर्श हम सबके फेवर में है, जिसमें साफ कहा गया है कि टेट पास एवं ट्रेड शिक्षकों को गवर्नमेंट पे स्केल दिया जा सकता है। सहायक अध्यापक हम लोग धरने पर इसलिए बैठे हैं कि आपका जो सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली आया है, जिसका विज्ञापन जेएसएससी द्वारा जारी हुआ है, आवेदन भी भरा जा रहा है। हम लोग आवेदन भरने के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि हम लोग आवेदन नहीं भरेंगे। हम लोगों को जब 2400-2800 का ग्रेड पे सीधे सरकार दे रही थी सहायक अध्यापक नियमावली में, बिहार के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर थे, उन्होंने जो है ड्राफ्ट किया था कि भाई जो टेट पास पारा टीचर है उनको 2400-2800 का ग्रेड पे दिया जाना है। लेकिन हम लोगों को 2400-2800 ग्रेड पे से वंचित रखा गया और आज कह रहा है कि 2400-2800 ग्रेड पे के लिए 9 घंटा का परीक्षा आप दीजिए और तब आपको 2400-2800 का ग्रेड पे मिलेगा। नियमावली में बहुत त्रुटि है। नियमावली में एक भी चीज हमारे फेवर में नहीं है। 135 पेज का नियमावली बना है, उस सारा का सारा नियमावली हमारे फेवर में नहीं है, सारे का सारे विरोध में है। सरकार देखिए, आज 22 तारीख से हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। जैसे आप अभी सुन भी रहे थे, हम लोग आमरण अनशन पर 20 से 25 साथी बैठेंगे और उनका स्वास्थ्य बिगड़े या उनकी क्या होगी, ये सारी संपूर्ण जवाबदेही जो है सरकार की होगी और राज्य सरकार की जो प्रशासन है, प्रशासन की होगी। वहीं बोकारो जिला से धरना में शामिल जिला सचिव का कहना है कि हम सब काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो बाध्य होकर हम सब उग्र आंदोलन करेंगे। छेड़छाड़ हुई है, इसमें 9 घंटे की परीक्षा हो रही है, जो एक आईएएस रैंक से भी अधिक है। जो हम लोग इस अनशन के माध्यम से पुरजोर विरोध करें कि इसको वापस लें और हमको 50% जो आरक्षण है उस पर जो है सीधी नियुक्ति करें। अन्यथा हम लोग जो है अभी संवैधानिक तरीके से आंदोलन पर आए हैं, इसे और उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे, जो सरकार को वहन करनी होगी। माननीय विधायक मंत्री जो लोग मुख्यमंत्री से वार्ता कि आप लोग सिर्फ झूठे आश्वासन मिला है, अभी तक कहीं कुछ देखने को नहीं मिला है। पुनः आपके माध्यम से हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग 50% जो आरक्षित सीट है उस पर सीधी नियुक्ति करें। सरकार के लिए धन्यवाद है, या फिर पार्ट 2 मोराबादी मैदान झेलने के लिए सरकार तैयार रहे। इधर जमशेदपुर के चर्चित सहारा सिटी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्री के भाई सहित सभी नामजद अभियुक्तों के खिलाफ निचली अदालत को ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया है, जिसको देखते हुए सेवानिवृत्त डीआईजी राजीव रंजन ने एसएसपी से पीड़िता, उसके परिवार और केस लड़ रहे वकील को सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की है। बताते चले कि 2019 में मानगो सहारा सिटी में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसमें डीएसपी, इंस्पेक्टर, सफेद पोस्ट लोग समेत कुल 22 अभियुक्त हैं, जिनके खिलाफ लगभग 1.5 वर्षों से सुनवाई पर हाई कोर्ट का स्टे लगा हुआ था। घटना के संबंध में कोल्हान के सेवानिवृत्त डीआईजी राजीव रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि मामले को लेकर पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें पीड़िता ने मुख्य 3 अभियुक्तों के अलावे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के भाई गुड्डू गुप्ता, डीएसपी अजय किरकेट्टा, थाना प्रभारी परवेज आलम सहित 22 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया था। लेकिन चार्जशीट में पुलिस ने नामजद तीनों आरोपी इंद्रपाल सिंह सैनी, श्रीकांत महतो और शिव कुमार महतो को अभियुक्त बनाया। अन्य 22 लोगों का नाम इसमें शामिल नहीं किया गया, जिसको लेकर अधिवक्ता ने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत अर्जी दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद स्टे को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए सभी 22 नामजद के खिलाफ लोअर कोर्ट को ट्रायल चलाने का आदेश दिया है। राजीव रंजन ने कहा कि नामजद में कुछ ऊंची पहुंच वाले लोग भी हैं, इस कारण से पीड़िता और उसके परिवार और वकील को सुरक्षा की जरूरत है। उन्होंने अभियुक्तों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाने की मांग की है। मानगो सहारा सिटी का एक वर्ष 2019 के पोस्को एक्ट का मामला है, जिसमें एक नाबालिग के साथ रेप की घटना हुई थी और शुरू में प्राथमिकी में 3 लोगों का नाम था। जैसा आज समाचार पत्रों से पता चला, कल माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जो उसमें 22 एक्यूज थे जिन पर की स्टे लगा हुआ था, उस स्टे को वैकेट कर दिया। अब वैकेट करने के बाद जो सिचुएशन आई है
जैसा हमें उस केस के एडवोकेट से और परिवार वालों से बात करने से पता चला कि उसमें कई बड़े रसूख वाले लोग एक्यूज हैं, जिनमें कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना जी के भाई हैं गुड्डू जी, इसके अलावा एक डीवाईएसपी रैंक का ऑफिसर है, एक थानेदार हैं। तो निश्चित रूप से थानेदार, डीवाईएसपी और एक मंत्री का भाई अगर किसी केस में एक्यूज हो तो वो केस हाई प्रोफाइल केस हो जाता है। और इस केस में जो हमें जानकारी मिली कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इस मैटर को में जो स्टे लगा हुआ था वो खारिज करने के बाद अब लोअर कोर्ट इस केस का फिर से ट्रायल करेगा। जैसा आप सबों को जानकारी है कि पहले जो इस केस में एक्यूज थे सबको 25 वर्षों की सजा मिली है। क्योंकि यह मामला पोस्को एक्ट से रिलेटेड है और पोस्को एक्ट में यह कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं होता है, इसलिए समझौता करने पर भी एक्यूज को इसमें कोई राहत नहीं मिलेगी। और चूंकि जैसा हमें पता चला कि एडवोकेट के द्वारा सीआरपीसी की धारा 319 के तहत इसमें प्रोटेस्ट पिटीशन डाला गया था कि पीड़िता ने जो 161 में बयान दिया है उसमें जितने लोगों का नाम लिया है उन सभी लोगों पर मुकदमा चलाई जाए। और उस प्रोटेस्ट पिटीशन के आधार पर कोर्ट ने जो पुलिस के द्वारा जो चार्जशीट दाखिल की गई थी उसको नहीं, केवल उसी को स्वीकार नहीं करते हुए 319 के पिटीशन को स्वीकार करते हुए बाकी सभी एक्यूज पर ट्रायल चलाने के लिए निर्देश दिया था। वही चूंकि मामला उच्च न्यायालय में पेंडिंग थी, इसलिए अब वो मामला फिर से शुरू होगा। तो मेरा बस इतना ही मांग है कि चूंकि यह मामला एक झारखंड सरकार के मंत्री से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मंत्री के एक भाई इसमें एक्यूज हैं और पुलिस के बड़े अधिकारी इसमें हैं, एक डीवाईएसपी रैंक का ऑफिसर, क्योंकि मैं भी एक पुलिस अफसर रहा हूं तो मुझे पता है कि जब बड़े लोग किसी केस में इन्वॉल्व होते हैं तो उस समय क्या प्रेशर होता है। वहीं सावन की तीसरी सोमवारी के मौके पर सिद्धगोड़ा के सूर्य मंदिर परिसर में महाआरती का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास उपस्थित थे। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर परिसर में बनारस से आए 11 पुरोहित द्वारा मंत्रोच्चारण के बीच महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सांसद विद्युत महतो, जिला अध्यक्ष गुंजन यादव सहित सैकड़ों की संख्या में भक्तगण शामिल हुए। इस मौके पर रघुवर दास और सांसद विद्युत महतो ने कहा कि बनारस आध्यात्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है, जबकि जमशेदपुर मजदूरों का शहर है। हर कोई बनारस जाकर महाआरती का दर्शन नहीं कर सकते हैं, जिसको देखते हुए सूर्यधाम समिति ने बनारस की तर्ज पर गंगा आरती का आयोजन सूर्य मंदिर परिसर में किया और शहरवासियों को भी आध्यात्मिक महाआरती का दर्शन कराया, जो एक सराहनीय कार्य है। जो भारत की पहचान एक आध्यात्मिक देश के रूप में, और बनारस हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आने के बाद भारत दुनिया का सांस्कृतिक राजधानी बना। और इस सांस्कृतिक राजधानी में बनारस का प्राचीन इतिहास तो है। वहाँ की जो बनारस की आरती है भगवान शिव के प्रति, वो दुनिया में प्रचलित है। और जमशेदपुर एक मज़दूरों का शहर है, गरीबों का शहर है। तो जो मज़दूर भाई हमारे बनारस की आरती से आनंद नहीं उठा पाते हैं, तो सूर्यधाम समिति ने इस बार निर्णय लिया कि तमाम हमारे जो मज़दूर वर्ग के जमशेदपुर शहर में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बनारस नहीं जा पाते हैं, उनको सूर्यधाम में बनारस आरती के माध्यम से
वो गंगा मैया की भी आरती करें, भगवान शिव की भी आराधना करें, यही सोच के तहत और जिस तरह पहली बार हजारों की संख्या में आज गंगा प्रेमी लोग उपस्थित हुए, तो मैं सभी धर्मार्थी को सूर्य मंदिर कमेटी की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। के द्वारा छठ घाट के सूर्य मंदिर द्वारा जिस तरह भव्य आरती का आयोजन किया गया है, ये बहुत ही शुभ अवसर पर आज सोमवारी है, बाबा भोलेनाथ की दरबारी है और इस दरबारी में हजारों की संख्या में आकर इस तरह भव्य आरती का आयोजन करना, क्योंकि मजदूर का शहर है, गरीब इलाका है, लोग हो तो हम लोग इलाहाबाद घूमने आपका बनारस नहीं जा पाते हैं, लेकिन आज जिस तरह पब्लिक यहाँ पर जनसैलाब उमड़ कर आरती का साथ भक्ति आरती और इसका आनंद लिया, शायद एक अद्भुत एक दृश्य था जो लोग एहसास किया। और आज देखिए कि सनातन धर्म खास करके विभिन्न चीज़ों के लिए अभी किसी न किसी रूप में लोग आघात पहुंचा रहे हैं, ऐसे में इस भावना को जिंदा रखने के लिए ऐसा आयोजन करना सूर्य मंदिर कमेटी को मैं हृदय से साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। वहीं किशोरियों और युवतियों के लिए संचालित कौशल प्रशिक्षण और माध्यमिक शिक्षा को लेकर विश्व बैंक द्वारा संपोषित झारखंड सरकार की तेजस्विनी योजना बंद किए जाने का राज्य भर में विरोध शुरू हो गया है। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड राज्य तेजस्विनी कर्मचारी संघ के बैनर तले सैकड़ों महिला कर्मचारी प्रोजेक्ट भवन का मंगलवार को घेराव करने पहुंची। पहले तो महिलाओं को प्रशासनिक पहल कर रोकने का प्रयास किया गया, बाद में उनका मांग पत्र लिया गया। दरअसल महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने 2 अप्रैल 2023 को इस योजना को बंद करने का फैसला लिया है, जिसका राज्य भर में भारी विरोध हो रहा है। घेराव कर रही महिला कर्मचारियों का कहना है कि वर्तमान राज्य सरकार से आग्रह है कि हमारे बकाये वेतन का भुगतान अविलंब किया जाए, साथ ही परियोजना से जुड़ी महिला कर्मचारियों की सेवा को फिर से एक्सटेंशन दिया जाए। परियोजना का प्रदर्शन हम लोग समय अवधि के लिए कर रहे हैं, विस्तार के लिए। हम लोग को 25 अगस्त के बाद बैठाने का कार्य कर रहे हैं सरकार, उसका समय हम लोग लंबा चाहते हैं कि हम लोग आगे कार्य करें। हम लोग का उम्र अब ख़त्म होने चला है। हम लोग काम कर रहे थे 2019 से, उस समय हम लोग का 21-22 साल उम्र था, लेकिन अब हम लोग का जो वैकेंसी भरने का उम्र था वो हम लोग का ख़त्म हो चुका है। तो हम लोग का परियोजना अगर बंद हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, जबकि हम लोग का बुनियादी हम लोग को मात्र 2300 रुपया में रखा गया है कार्य करने के लिए, जो मंथली हम लोग को 2300 रुपया मिलता है और 2300 रुपया में हम लोग काम करते हैं, फिर भी हम लोग को काम समय अवधि विस्तार नहीं हो रहा है। तो हम लोग का परियोजना को विस्तार करने के लिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। इधर घाटशिला अनुमंडल पदाधिकारी के परमिशन से घाटशिला अनुमंडल के 7 प्रखंडों में SIS द्वारा सुरक्षा कर्मियों की बहाली की जा रही है। इसको लेकर आज मुसाबनी प्रखंड कार्यालय परिसर में SIS सुरक्षा एजेंसी द्वारा बहाली के लिए युवकों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जहां काफी संख्या में बेरोजगार युवकों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन के बाद सभी का फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद इन युवकों की सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में SIS एजेंसी द्वारा सुरक्षा कर्मी के रूप में नियुक्ति की जाएगी, जिससे काफी हद तक ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा। एजेंसी के ASO अनुपम सिंह ने बताया कि बुधवार को डुमरिया प्रखंड परिसर में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन में 21 से 37 वर्ष के युवक भाग ले सकते हैं। ब्लॉक में SIS के द्वारा सुरक्षा जवान और सुपरवाइजर का वैकेंसी है, जिसका फॉर्म फिलअप कराया जा रहा है। अभी मूसा ये आपका घाटशिला अनुमंडल के अंतर्गत में जो 7 ब्लॉक है, 7 ब्लॉकों में सभी जगह पे SDO साहब के द्वारा परमिशन है जो यहाँ पर कराया जा रहा है। सर क्या लिमिट है इसमें? सर जो कैंडिडेट का जो है 21 से 37 एज होना चाहिए और मैट्रिक पास होना चाहिए और 21 से 37 उम्र होना चाहिए। सर जो भर्ती हो रहा है इनका यहाँ पे फॉर्म फिलअप होने के बाद इनका 25 तारीख से कांड्रा कोलाबिरा में इसका प्रशिक्षण केंद्र है, जहाँ पे इनका 1 महीने का प्रशिक्षण कराया जाएगा। उसके बाद प्रशिक्षण के उपरांत इनका सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में इनकी पदस्थापना किया जाएगा। सर वहीं चक्रधरपुर के बैंका गांव में मंगलवार को एक विशालकाय अजगर सांप मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक बैंका गांव में एक घर में घुसकर अजगर सांप वहां रखे एक बकरी के बच्चे को निकल रहा था। बकरियों की लगातार आवाज के बाद जब घर वाले बकरी शेड की तरफ गए तो नजारा देख उनके भी होश उड़ गए।
एक विशालकाय अजगर सांप बकरी शेड में घुसकर एक बकरी के बच्चे को खा रहा था। अजगर सांप ने बकरी के बच्चे का लगभग आधा हिस्सा निगल लिया था। इधर ग्रामीणों ने घटना को देख शोर मचाना शुरू किया और बड़ी संख्या में लोग जुटे। कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और बकरी के बच्चे को अजगर के मुंह से बाहर निकाला, लेकिन बकरी के बच्चे का दम घुटने से उसकी मौत हो चुकी थी। इधर घटना की सूचना समाज सेवी सिकंदर जामुदा को दी गई, जिसके बाद सिकंदर जामुदा घटनास्थल पर पहुंचे और अजगर सांप को वन विभाग को सौंपने के लिए वन विभाग से संपर्क साधा। वहीं वन विभाग के अधिकारी ने सांप को सुरक्षित बरामद कर जंगल में छोड़ने की बात कही है। गांव में अचानक से इतना बड़ा विशालकाय अजगर सांप देखने से लोगों में खौफ समा गया है। ग्रामीणों को लगता है कि आसपास और भी अजगर सांप हो सकते हैं, जिसके लिए उन्हें सतर्क रहना होगा और उनके मवेशियों को सुरक्षित रखना होगा। बकरी खा लिया एक ठो? कितना बड़ा बकरी था? हाँ, इतना बड़ा बकरी खा गया है। तो बकरी निकाला नहीं है, निकाल देगा। निकाल लिए। कितना तक घुसा लिया था मुंह में? आगे वाला पैर 20 तक। आगे वाला पैर का 20 तक? हाँ। कौन सा गाँव आपका? आपको ही अभी पुरस्कार का इंतजार में है हम लोग। शुरू से बताइए, बैका गांव से बताइए। हाँ, बैका गांव में एक बकरी खाया। खाने के बाद उसको बकरी को छुड़ाया। छुड़ाने के बाद में फिर उसको बोरा में बकरी पूरा खा गया था? पूरा निकाला? बकरी का आधा निकला? हाँ, पूरा निकाल दिया। पूरा निकाल दिया हाँ। बकरी को। अच्छा। उसके बाद में ये लोग फिर हमको जैसा सूचना मिला कि नहीं उसको मारो मत, आप लोग लेके आइए, पुरस्कार को सुपुर्द कर देंगे। सुपुर्द कर देंगे जी। तो इसको मार के कोई फायदा भी नहीं है। नहीं है। अब पुरस्कार वो कहाँ छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा वो अपने जानेगा, इसीलिए इसको हम लोग लाए हैं उड़ी। वहीं मानगो कालिका नगर के ऊपरी छोर पर स्थित खनका के समीप लगभग 100 मकानों में विगत एक महीने से पानी की सप्लाई ठप है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। बस्ती वासियों ने संबंधित लोगों से मिन्नतें की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। हालात ढाक के 3 पात वाले हैं। स्थानीय लोगों का दर्द साझा करते हुए भाजपा नेता विकास सिंह ने पीड़ित लोगों से पूछा कि पूरे 1 महीने से पानी के लिए बस्ती के लोग परेशान हैं, लेकिन किसी ने फिर से पानी की सप्लाई शुरू कराए जाने का प्रयास नहीं किया। भाजपा नेता विकास सिंह ने बताया कि उन्होंने लगातार 10 दिनों तक स्थानीय मंत्री से संपर्क का प्रयास किया, लेकिन मंत्री ने एक बार भी उनका फोन नहीं उठाया। थक हार कर मंत्री के कार्यालय में मौजूद किसी मिश्रा नामक प्रतिनिधि से संपर्क किया। मिश्रा ने पूरा भरोसा दिलाया कि जल्द ही समस्या का निवारण हो जाएगा, लेकिन टाल मटोल करते करते पूरे 1 महीने बीत गए। स्थानीय लोग कार्य होने के इंतजार में पूरे 1 महीने पानी की दिक्कत सहते रह गए। मौके पर पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि मामले की जानकारी उपायुक्त के साथ साथ नगर निगम एवं पेयजल स्वच्छता विभाग को दी जाएगी। समस्या का समाधान नहीं हुआ तो स्थानीय लोगों के साथ पेयजल स्वच्छता विभाग के कार्यालय का हुड़का जाम किया जाएगा। नहीं काम नहीं चलता है, उसको चलाने पड़ता है। चलाना पड़ता है, गरीब आदमी कहाँ से मजबूरी में कहाँ जाएगा, चलाने पड़ता है। इधर से पानी का पूरा दिक्कत है। इधर जब बोरा की मतलब वाल खराब है, क्या खराब है, कलकत्ता से आएगा, ये मतलब बहाना होते रहा। अभी आया है, अभी तो मात्र 5 मिनट भी पानी नहीं चालू होता। 5 मिनट दिया फिर तुरंत बंद कर दिया। 1 बाल्टी को भरा, कोई नहीं भरा, काम खत्म हो गया। ये 24 घंटा में एक बार, ये जो 5 मिनट का तो टाइमिंग है, 24 घंटा में एक बार देता है, फिर विधि हो गया, काम खत्म हो गया। पानी बिल्कुल नहीं आता है, कभी कभी आता है जैसे बच्चा पेशाब करता है वैसे ही आता है। इसके लिए हम बना गुप्ता जी को कई एक बार फ़ोन किए, फ़ोन नहीं उठाते हैं। उनके पीए जी की बात करते हैं तो बोलते हैं आज आएंगे, आज कल देखेंगे, कल देखेंगे। कल भी बात किया था, बोले कि कल आकर देखते हैं। खड़े हैं, इन्होंने बताया मुझे फ़ोन करके कि विगत 1 महीने से एक बूंद भी पानी 4-5 गली में नहीं आ रहा है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। हम वैसे मोहल्ले में आए हैं जहाँ रोज़ कमाने खाने वाले लोग रहते हैं। हमारी बहन बता रही थी कि हम लोग पानी खरीदते हैं तब हमारा जीवन चलता है। तो हमने कहा कि आपने मुझे 1 महीने बाद क्यों बताया, तो कहा कि हमें अपने विधायक जो मंत्री हैं यहाँ के, उनके ऊपर पूरा भरोसा था। उनके ऊपर पूरा भरोसा था। हमने उनको कई एक बार फ़ोन किया, मंत्री जी ने फ़ोन नहीं उठाया। हमने उनके प्रतिनिधि को फ़ोन किया, प्रतिनिधि ने कहा कि आज काम हो जाएगा, कल काम हो जाएगा। लेकिन जब भरोसा टूट गया, पानी गर्दन से ऊपर हो गया, तब मुझे बुलाया है। मैं आपके माध्यम से जिले के उपायुक्त महोदय से कहना चाहता हूँ, यहाँ नगर निगम के पदाधिकारी को कहना चाहता हूँ, इसके साथ साथ ही पेयजल स्वच्छता विभाग के अधिकारी को कहना चाहता हूँ कि जल ही जीवन है आप लोग कहते हैं, तो आखिर जीवन को क्यों आप लोग लेने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप कैसे लोगों को पानी मिले, क्योंकि ये मूलभूत सुविधा है, जिसे अंग्रेजी में यूटिलिटी सर्विस कहते हैं। और अगर मूलभूत सुविधा लोगों को नहीं मिलेगा तो फिर कोई मतलब नहीं रहता है इसे नगर।
और शहर के समाज सेवी पप्पू सिंह के पिता स्वर्गीय महेश्वर प्रसाद की 11वीं पुण्यतिथि पर टिल्को रिक्रिएशन क्लब में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर आमंत्रित घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने स्वर्गीय प्रसाद के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस शिविर में रक्तदाताओं ने रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस रक्तदान शिविर में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि रक्तदान महादान है। रक्त से कई लोगों की जिंदगी बचाई जाती है, इसलिए रक्तदान को जीवन दान से जोड़ा जाता है। ये बड़ा ही नेक और पुण्य का काम है। इस मौके पर संस्था के कई सदस्यगण मौजूद रहे। आज स्वर्गीय महेश्वर प्रसाद सिंह की 11वां पुण्यतिथि पर के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जो प्रतिवर्ष अपने साथ का भी निरंतर निर्माण का आयोजन किया गया है। और इसी रूप से महेश्वर प्रसाद को सिंह जन्म से समाज सेवी रहे थे और उनका जनता का साथ हमेशा जुड़े हुए रहते थे, इसलिए आज उनको कोई भुला नहीं सकता है, भूल नहीं सकता है। और आज उनके सपुत्र पप्पू जो है सतप्रकाश जी है, जो जंजल लकड़ा सारी टीम मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। तो बहुत और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।